गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने गास के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा और उसमें हमने ये जाना कि अगर कोई पतला तार है जो अनंत लंबाई का है धनावेशित तार है, अनंत लंबाई का है, तो उससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु P है तो उस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ये हमने आपको बताया। इसी को अगर हम सदिश रूप में लिखें, किस रूप में लिखें, सदिश रूप में लिखें, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बाई आर इंटू आर कैप। और आर कैप क्या है, आपको बताया जा चुका है कि अगर ये बिंदु O है तो O से P की दिशा में एकक सदिश को हम अगर आर कैप लिखते हैं तो वेक्टर E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप। ये बात समझ में आई। तो इससे यह पता चलता है कि किसी आवेशित पतले तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के व्यतिक्रमानुपाती है। यानी अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। यह आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा। ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो गास के नियमों के अनुप्रयोग से पढ़ रहे हैं। तो एक पहला टॉपिक हमने गास के नियमों के अनुप्रयोग से आपको बताया, एक समान आवेशित अनंत लंबाई वाले सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब अगला टॉपिक हम लोग इसी में देखते हैं, गास के अनुप्रयोग में ही दूसरा। अनंत विस्तार, दूसरा टॉपिक है गास के नियमों के अनुप्रयोग का। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल अचालक के कारण यहाँ पर आप बढ़ाना चाहें अचालक चादर नहीं सकते हैं। एक अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल अचालक चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यानी बहुत अनंत विस्तार का एक समान आवेशित अचालक है। फिर सुने, अनंत विस्तार का एक समान आवेशित समतल अचालक चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर हमने एक चादर ले लिया, मान लिया कि अनंत लंबाई का एक चादर है और अचालक है और इस पर आवेश है। इस पर क्या है, आवेश। क्लियर हुआ? इस पर आवेश है और इसके कारण हमको किसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो जब चादर की बात हो रही है, कल जब तार की लंबाई की बात हो रही थी
तो हमने सतत वितरण आवेश के सतत वितरण के अनुसार वहां पर हमने किसकी बात की थी? रैखिक आवेश घनत्व की बात की थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर चादर है तो ये क्या होगा? पृष्ठ होगा। ये चादर का पृष्ठ है, इसलिए यहाँ पर हम पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करेंगे। और आपको बताया जा चुका है कि पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान A। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A, ये आपको पता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? मुझे लगता है क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े हम। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं कि हम गास के नियम का अनुप्रयोग, गास नियम का एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पृष्ठ चाहिए कि नहीं चाहिए? गासियन पृष्ठ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसके लिए हम इस चादर के, जो चादर है, सपोज कीजिए क्या हो गया, ये चादर हो गया, कोई चादर हो गया, ये मान लीजिए चादर है। तो जितनी दूरी पर इधर एक बिंदु है P, उतनी ही दूरी पर हम एक बिंदु इधर ले लेते हैं दूसरी तरफ, यानी एक बिंदु P डैश हमने ले लिया यहाँ, एक बिंदु P डैश ले लिया यहाँ। जितनी दूरी इस चादर की एक तरफ जितनी दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ एक बिंदु P डैश ले लिया और हमने एक बेलन बनाया, एक गासियन पृष्ठ लिया जो कहां से गुजरता है? P से और P डैश से गुजरता है। क्लियर हो गई? जहां पर ये बिंदु क्या है? P डैश है और ये बिंदु क्या है? P। ये बात सुना है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब फिर हम इस पृष्ठ के लिए गास के नियम का इस्तेमाल करेंगे। और ये कौन सा पृष्ठ है? ये बेलनाकार पृष्ठ है जिसे गासियन पृष्ठ कह रहे हैं। और आपको बताया जा चुका है कि गासियन पृष्ठ की खासियत क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। जी हाँ, सममित है। उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जी हाँ, उस बिंदु से गुजर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? और यह स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी बिंदु उस पृष्ठ के बाहर है या उस पृष्ठ पर है या उसके भीतर है। तो ये तीनों बात यहाँ पर अप्लाई हो। तो जैसे कल हमने आपको बताया था, ये चादर जो है कैसा है? अचालक है और इस पर धनावेश है। चादर अचालक तो समझते होंगे ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। कॉमन सी बात है। आगे इस पर हम बहुत चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर केवल यही जानना है अचालक का मतलब क्या होता है? जहाँ ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्या होगा, वो सारी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कल हमने आपको बताया था, वैसे सेम थ्योरी है। यहाँ पर क्या पृष्ठ हो? यहाँ 3। जैसे कल 3 पृष्ठ थे, वैसे आज भी 3 पृष्ठ हैं। बेलनाकार, एक ये वाला समतल पृष्ठ, एक ये वाला समतल पृष्ठ और एक बेलनाकार पृष्ठ। तो आप जानते हैं, आपको मैंने बताया कि इस पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर लंबवत बाहर की होगा, और इस बिंदु पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो भी क्या होगा? बाहर की होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर हम इसकी दूसरी तरफ की बात करेंगे तो आवेश के कारण, दूसरी तरफ के आवेश के कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा? इधर की ओर।
और यहां पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो बाहर की ओर होगा, इस तरफ बी। ये बात क्लियर है कि नहीं? वेक्टर ई और ये हो गया बी वेक्टर ए। और इसके वक्र पृष्ठ पर, इसके वक्र पृष्ठ की स्थिति क्या होगी? क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र चाहे यहां ले चाहे इधर ले, तो इसके वक्र पृष्ठ पर क्या होगा? क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। देखिए अलग से समझिए, विद्युत क्षेत्र क्या होगा? या तो इधर होगा मान सकते हैं, या फिर इधर मान सकते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इधर मान लीजिए, और इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। इसका मतलब किधर हो गया? ऊपर की ओर। इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90। और कल ही आपको बताया जा चुका है कि अगर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण 90 अंश है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये आपको बताया जा चुका है, तो इसलिए वो चीजें दोबारा नहीं बताया जाएगी। बात सुना है कि नहीं आगे? तो फिर से हम लोग बात करते हैं कि ये बात सुना कि नहीं आगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं लोग। तो क्या लिखेंगे? मान एक अनंत विस्तार वाला माना एक अनंत विस्तार वाला एक समान आवेशित चालक चादर, अचालक चादर, अचालक चादर के समीप कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? इसके लिए चादर के दूसरी तरफ, इसके लिए चादर के दूसरी ओर चादर की दूसरी ओर एक बिंदु P डैश लेते हैं तथा एक गासियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P तथा P डैश से गुजरता है, यदि बेलनाकार
पृष्ठ के समतल सिरे का क्षेत्रफल क्या है? ए तथा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E क्लियर हो कि नहीं हुआ? तो इतनी बातें जो बातें यहां पर आपको बताई गई हैं वही बातें यहां पर लिख दी गई। लिखना चाहे तो अपने अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखना है समझ में आ गया? जो चित्र बनाया है आपने वो इसी के बारे में आपको लिख देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने समझा दिया कैसे लिखना है। तो यहां से आप लिख सकते हैं अतः बेलनाकार पृष्ठ की गासियन पृष्ठ की, गासियन पृष्ठ का मतलब क्या होगा? गासियन पृष्ठ का मतलब बेलनाकार पृष्ठ। गासियन पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? बेलनाकार पृष्ठ। अतः गासियन पृष्ठ की समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्या होगा विद्युत फ्लक्स? इंटीग्रेशन ए ई डॉट बी, इसकी बात हो गई, प्लस इसके ये क्या वेक्टर ई है, और ये है डी। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी प्लस इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी। एक ये वाला होगा इधर वाला, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और एक इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, दोनों को जोड़ दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ई इंटीग्रेशन ए ई जी, इनके बीच का जो कोण कितना है? 0 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos b प्लस इंटीग्रेशन ए ई बी cos b। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है। तो यहां से लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एरिया इंटीग्रेशन क्षेत्रफल क्षेत्रीय समाकलन ई इंटू डी प्लस इनका जीरो की वैल्यू देखो एरिया इंटीग्रेशन ई डी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कितने टाइम्स होगा? 2 बार। कोई चीज 2 बार है क्या होगा? या अलग अलग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी बात यहां से देखिए, ई तो अचर राशि बाहर होगा, एरिया इंटीग्रेशन डी प्लस ई एरिया इंटीग्रेशन डी। तो यहां से ई और डी किसका छोटा सा भाग है? इस क्षेत्रफल का, इसका, इस पृष्ठ का छोटा सा भाग डी है। तो समाकलन करने पर इसका पूरा क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका पूरा क्षेत्रफल हमने क्या माना है? ए माना। तो ई क्या हो गया? ए समाकलन करने पर डी किसका छोटा सा भाग है? इस पृष्ठ का छोटा सा भाग है कि नहीं है? तो जब समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो गया? और इस समतल सिरे का क्षेत्रफल हमने क्या माना है? ए माना।
तो यहां पर हमने लिखा ए प्लस ई इंटू, यहां पर भी वही बात, जितना जो बेलनाकार पृष्ठ है तो जितना क्षेत्रफल इस सिरे का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस सिरे का होगा, तो यहां पर भी हमने लिख दिया ए, तो ये बराबर किसके हो गया 2e। ये बात समझ में आ गई नहीं है? और बेलना इसके वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो हो ये बताया जा चुका है, इसलिए फिर दोबारा नहीं बता रहा हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वही बात एंगल कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी वक्र पृष्ठ पर, क्योंकि यहां पर जो क्षेत्र वेक्टर होगा ऊपर की ओर होगा और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश होगा, इसलिए ये 90 हो जाएगा, 90 की वैल्यू हो जाएगी जीरो, इसलिए वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया जीरो। इसलिए गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? समतल पृष्ठ से कितना गुजर रहा है? 2e। वक्र पृष्ठ से कितना गुजर रहा है? 0। तो ये विद्युत फ्लक्स phi is equal to किसके होगा? 2e। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? सुन रहा बढ़िया से? अब यदि इस पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से घिरा आवेश, यदि गॉसियन पृष्ठ मतलब क्या होगा? बेलनाकार पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ से घिरा आवेश क्यों? तो गॉस के परिमेय से फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? परंतु फाई बराबर है किसके? परंतु फाई बराबर का क्या निकाला है हमने? 2e तो दो फाई बराबर पी है और बात करने से फाई बराबर पी अपान एप्सिलॉन है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा? 2e इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। कोई दिक्कत तो नहीं? इसलिए E इज इक्वल, ये बट्टे की तरह आ जाएगा घोड़े में, तो आप लिख सकते हैं Q अपान 2 बट्टे में आएगा, A बट्टे में आ जाएगा और एप्सिलॉन। क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन Q अपान ये है क्या? सिग्मा है कि नहीं? पृष्ठावेश घनत्व आपको बता कर चुका है अभी आपको, इसलिए E इज इक्वल टू क्या होगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये फार्मूला हम लिख देंगे, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई अनंत लंबाई का चादर है, अचालक चादर है, तो उसके निकट किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होगी, जहां पर सिग्मा क्या है? उस चादर का पृष्ठावेश घनत्व है। क्लियर हुआ कि नहीं? बात सुनाई कि नहीं है? यहां पर आप देखें
कि यहां पर दूरी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर चादर के समीप, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर, थोड़ी समीप की बात करें, निकट की बात कर रहे हैं, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ गया बढ़िया से? अब आपके मन में आ रहा है सर, अगर यहाँ पर धन आवेश ना होकर के ऋण आवेश होता तो क्या विद्युत क्षेत्र नहीं निकलता? जी निकलता। लेकिन उस स्थिति में यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है, इस चादर से दूर की ओर, चादर से दूर की ओर। अगर इस तरफ की बात करें तो इससे दूर की ओर। लेकिन अगर यहां पर धनावेश की जगह पर क्या हो जाता, ऋण आवेश हो जाता, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती वो क्या होती, चादर की ओर होती। लेकिन उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं? समय बात समझ आ गई नहीं? आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। समझ, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है क्या? अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो गई तो बताइए, कोई समस्या होगी तो बताइए। थोड़ा स्पीड से पढ़ाने पर आप लोगों को फायदा होगा, आपका शरीर जल्दी खत्म होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो कोई समस्या नहीं, कोई चीज कई बार बताई गई है तो फिर उसकी जो सही बात बताई है उसमें हम लोग थोड़ा जल्दी चल सकते हैं, तेज चल सकते हैं। अब गास के नियम का तीसरा अनुप्रयोग ये है, थर्ड, आवेशित। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, थर्ड टॉपिक, आवेशित चालक के समीप विद्युत क्षेत्र। ये देखिए, तो हमने मान लिया कि अनंत लंबाई का एक चालक है और जिसकी कुछ मोटाई है, बहुत नहीं है लेकिन है। देखिए दोनों में फर्स्ट कंडीशन में चालक की लंबाई थी लेकिन मोटाई नगण्य थी। यहां पर मोटाई है, ये हम मान रहे हैं, ठीक। और ये क्या है, एक चालक है, और चालक आवेशित है। चालक क्या है, आवेशित है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चालक जब आवेशित है, एक समान आवेश को दिया गया है, तो इसके जो आवेश होंगे, चालक के जो आवेश होते हैं वो सतह पर होते हैं। तो उसके जो आवेश होंगे इस चालक के, वो क्या होंगे, दोनों सतहों पर आ जाएंगे, इस सतह पर भी और इस सतह पर। क्लियर हो गई? ये बात सुना है कि नहीं? चालक के भीतर दो बातें सुनिए आपको, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा और चालक का जो आवेश है वो सतह पर आ जाएगा। दो बातें ध्यान में रखनी है आपको। पहली बात, चालक के भीतर जो होगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। और दूसरी बात आपको ये जाननी है कि चालक का जो आवेश है वो किस पर आ जाएगा, सतहों पर आ जाएगा। तो इसमें कह सकते हो, अगर मान लीजिए देखिए ये मोटा तार, इसकी ये तार है, इसकी मोटाई होगी, तो कह सकते हो मान लीजिए ये तार है, सपोज कि ये तार, उंगली की बात करते हैं, तार है, मोटा तार है, तो इसे कह सकते हो गए दो सतह, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दो सतह हो गए। तो सारे आवेश किस पर आ जाएंगे, सतहों पर आ जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? इसके समीप कोई बिंदु भी है और उस पर विद्युत क्षेत्र की तैनात करनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर ये मोटा तार है और इसके दो सतह हैं, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, चादर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? और इसको भी चादर मान सकते कि नहीं मान सकते? एक पतली चादर मान सकते कि नहीं मान सकते? भाई दोनों सतहों को दो अलग अलग पतली चादर मान सकते कि नहीं मान सकते? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो अगर इसके कारण यहाँ पर जो इस पहले वाले सतह के कारण पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो गई, वेक्टर E1, और इसके कारण इस सतह के कारण भी इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी। जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं होगी। आवेश है तो आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सपोज कि यहाँ पर बात करें, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, क्योंकि धनावेश है तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूर की ओर होती है कि नहीं होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो पहले सतह के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने क्या माना है, E1, और दूसरे सतह के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने माना E2, और दोनों की दिशा क्या होगी, एक ही होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब अगर अभी हमने आपको बताया इसके जस्ट टॉपिक कि अगर कोई पतली चादर है अनंत लंबाई की है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = आपको क्या बताया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अभी बताया मैंने कि नहीं बताया। और ये मिला कैसे है, ये सूत्र किसके अनुप्रयोग से प्राप्त हुआ है, गास के एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम, गास के नियम के अनुप्रयोग से। क्लियर हुआ कि नहीं। तो जब ये बात क्लियर हो गई आपको, तो अब हमको इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके इस चालक के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E1 = किसके होगा, E1 = क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित है। तो E1 = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होगा कि नहीं होगा। और E2 = भी किसके होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। अब ये आप लिख सकते हैं, अब लिखूंगा नहीं क्योंकि अब कई बातें बताई जा चुकी हैं। समय ध्यान रखते हुए इसको आप लिख लेंगे कि समान रूप से एक आवेशित चालक है, उसकी कुछ मोटाई है, उसके समीप कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहली सतह के कारण हम मान सकते हैं कि ये दो सतहों से निर्मित है। पहली सतह के कारण या पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वेक्टर E1 है। दूसरे सतह के या दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब यहां से E1 = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और E2 = भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और दोनों की दिशा क्या है, सेम है कि नहीं है। इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता E = E1 + E2। क्लियर हुआ नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए अब वेक्टर E = therefore वेक्टर E = E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। therefore वेक्टर E = परिणामी वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर E = वेक्टर E1 + E2 लिखेंगे, और अगर कोई परिमाण निकालने में क्या लिखेंगे, वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो E = किसके हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0 और 2 सिग्मा। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो E = किसके आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। या अगर ये बिंदु P इधर होता तो किधर होती, बाहर की ओर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर तो आपने इसमें तो गास थ्योरम लगाया ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि गास के नियम का अनुप्रयोग है। प्यारे बच्चों,
जो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? गाउस के नियम से ही तो प्राप्त हुआ है। तो जो थर्ड टॉपिक है विच इज बेस्ड ऑन सेकेंड टॉपिक, जो दूसरे टॉपिक पर आधारित है, और दूसरे टॉपिक में हमने गाउस के नियम का अनुप्रयोग, गाउस के नियम का एप्लीकेशन किया था, इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर भी गाउस के नियम का अनुप्रयोग हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? 2 बातें सीखी। पहली बात हमने सीखी कि किसी चादर के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अनंत लंबाई अनंत विस्तार वाले एक चादर के कारण किसी बिंदु पर, उसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होगी, जहां सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। और दूसरी बात हमने ये सीखा कि अगर कोई आवेशित चालक है जिसकी कुछ मोटाई है, उसके कारण किसी बिंदु पर, उसके समीप किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी, जहां पर सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। मुझे लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि कल ये चित्र समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। कोई समस्या होगी तो बताएंगे।